एक मिनट के लिए रामायण की एंडिंग भूल जाइए। मान लीजिए कि आपको नहीं पता कि श्री राम जीतेंगे। आप सिर्फ लंका में खड़े हैं और रावण ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरा राज्य बर्बाद हो सकता है। उसके दो भाई हैं। पहला उसके मुंह पर कहता है तुमने गलती की है, लेकिन जब युद्ध आता है वो उसी गलत भाई के लिए लड़ता है और मर जाता है। दूसरा भी रावण को कहता है तुम गलत हो, लेकिन जब रावण नहीं मानता वो अपना घर, राज्य, परिवार सब छोड़कर रावण के दुश्मन के पास चला जाता है। एक को हम कुंभकर्ण कहते हैं, दूसरे को विभीषण। आज क्योंकि हमें रामायण की एंडिंग पता है, इन दोनों को जज करना बहुत आसान लगता है। लेकिन अगर आपको एंडिंग पता ही नहीं होती तो वफादार कौन लगता और गद्दार कौन है? और उससे भी जरूरी सवाल, दोनों जानते थे कि रावण गलत था, फिर एक उसके लिए मरा और दूसरे ने उसका साथ छोड़ दिया। क्यों? आज के इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। इस कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए शायद सबसे पहले हमें कुंभकर्ण और विभीषण को वैसे देखना बंद करना पड़ेगा जैसा हम उन्हें बचपन से देखते आए हैं। क्योंकि कुंभकर्ण का नाम सुनते ही एक इमेज दिमाग में आती है, एक बड़ा सा राक्षस जो महीनों तक सोता था, जिसे जगाने के लिए पूरी लंका लग जाती थी और जो उठते ही खाना मांगता था। और विभीषण, उनकी इमेज ऑलमोस्ट ऑपोजिट है, शांत, धार्मिक, श्री राम के साइड में खड़े हुए रावण के वो भाई जिसने इवेंचुअली लंका छोड़ दी। एक को हमने ऑलमोस्ट कॉमिक कैरेक्टर बना दिया और दूसरे को धर्म का सिंबल या फिर घर का गद्दार। लेकिन टेक्स्ट्स में जाएं तो पिक्चर इतनी सिंपल नहीं मिलती। रामायण के उत्तरकांड में इन तीनों भाइयों की तपस्या और ब्रह्मा जी से मिले वरदान का एक इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है। रावण की प्रायोरिटी क्लियर थी, वो अमर होना चाहता था। इमॉर्टैलिटी नहीं मिली तो वो अलग तरीकों से ये पाने की कोशिश करता है, पावर, सर्वाइवल, कंट्रोल। लेकिन जब विभीषण की बारी आती है वो कुछ अलग मांगते हैं। उनकी रिक्वेस्ट थी कि चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा आ जाए, उनका मन धर्म से ना हटे, यानी जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग कॉम्प्रोमाइज ना हो। और अब कुंभकर्ण को देखिए, यहाँ कहानी और अजीब हो जाती है। हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि कुंभकर्ण इंद्रासन यानी इंद्र की गद्दी मांगना चाहते थे, लेकिन सरस्वती माता ने उनकी जीभ में बैठ के बात पलट दी और उसके मुंह से निद्रासन निकल गया। सरस्वती माता ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी वापस इन दोनों भाइयों को देखते हैं। तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हमारे पास दो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, विभीषण जिसके कैरेक्टर को धर्म के साथ जोड़ा गया है, और कुंभकर्ण जिसको बहुत शक्तिशाली बताया गया। एटलीस्ट सरफेस पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन रियल टेस्ट किसी वरदान में नहीं आता। रियल टेस्ट तब आता है जब आपका अपना भाई आपके सामने बैठा हो और आपको उसके मुंह पे कहना पड़े तुम गलत हो। और इंटरेस्टिंगली ये बात कुंभकर्ण और विभीषण दोनों ने रावण से कही थी। अब सीन शिफ्ट करते हैं लंका की सभा में। हनुमान जी के लंका से वापस जाने के बाद यहाँ पे देखिए कि एक वानर समुद्र पार कर गया, सीता माता तक पहुंच गया, लंका का हिस्सा जला कर चला गया। यानी खतरा कल्पना नहीं रहा, दुश्मन की क्षमता साबित हो चुकी थी। सभा का माहौल होता है क्रोध, युद्ध की बातें। इस माहौल में विभीषण अपनी बात बोलते हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी बात सिर्फ नैतिक प्रवचन नहीं होती, वो व्यवहारिक राजनीति की भाषा यूज करते हैं। पहले समझौता, फिर योजना और युद्ध सबसे आखिरी रास्ता। वो कठिन सवाल पूछते हैं, जैसे राम ने रावण का क्या बिगाड़ा था जो सीता हरण हुआ। हर एक आर्ग्यूमेंट को भी वो कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं और निष्कर्ष बार बार आता है कि सीता माता को वापस करो, लंका बर्बाद होने से पहले। और उनकी बात में एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ये सलाह दे रहा हूं क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। यानी उनके लिए भाईचारा का मतलब था सच बोलना, अंधा साथ नहीं देना। फिर भी रावण नहीं मानता। विभीषण फिर समझाते हैं, अलग अलग तरीकों से समझाते हैं, लेकिन उनकी स्थिति वही रहती है, कोई पलटी नहीं। अब कुंभकर्ण पे आओ। जब उसे जगाया जाता है वो रावण को चीयर नहीं करता, वो पहले डांटता है। सीधी बात, ऐसे डिसीजन पहले कंसल्ट करके लिए जाते हैं। पहला कदम बाद में योजना, ये राजधर्म नहीं होता। और क्रूशियल बात, कुंभकर्ण मानता है कि विभीषण की सलाह ठीक थी। यहाँ भ्रम टूट जाता है। कहानी समझदार भाई वर्सेस मूर्ख भाई की नहीं है। दोनों प्रॉब्लम समझ रहे थे, दोनों रावण को चैलेंज कर रहे थे, और फर्क यहाँ से शुरू होता है। गलती पहचानने के बाद कर्तव्य क्या है? विभीषण का उत्तर, अगर गलत काम जानबूझकर करोगे तो मैं साथ नहीं रहूंगा। और कुंभकर्ण का उत्तर, गलती है फिर भी अंतिम संकट में भाई को अकेले नहीं छोड़ूंगा। अब इस कहानी का कोर समझते हैं। यहाँ हम ज्यादा साइकोलॉजी कहानियां नहीं बताएंगे, हमें शब्दों और कर्मों से ढांचा देखना है। कुंभकर्ण अंधा वफादार नहीं लगता, वो असहमति जताता है, वो चेतावनी देता है, वो रावण को गलत भी बोलता है, लेकिन उसके लिए
शायद असहमति और छोड़ देना एक ही बात नहीं थी। उसकी सोच कुछ ऐसी लगती थी, मैं तुम्हें सच बोलूंगा लेकिन जब संकट आएगा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये भावनाओं के रूप से बहुत ताकतवर है लेकिन नैतिक रूप से जोखिम भरा है, क्योंकि आप सच बोलकर भी गलत व्यवस्था को बल दे सकते हो। विभीषण की सीमा अलग है, वो भी तुरंत बाहर नहीं निकलता, पहले अंदर से सुधारने की कोशिश करता है बार बार, लेकिन एक समय के बाद उसके लिए सवाल बदल जाता है, मैं भाई को कैसे बचाऊं से मैं गलत का हिस्सा बनकर कैसे रह सकता हूं। दोनों भाईचारे को अलग तरह से समझ रहे थे, कुंभकर्ण सच के साथ मौजूदगी और विभीषण सच के साथ सीमा। अब एक बार फिर से एंडिंग भूल जाइए जैसे स्टार्टिंग में किया था। हमें अभी पता है कि श्री राम जीत गए, लेकिन उन्हें उस वक्त नहीं पता था। जब विभीषण लंका छोड़ता है उस पर शक होता है, सिर्फ रावण की तरफ से नहीं श्री राम की तरफ से भी। सुग्रीव का डाउट प्रैक्टिकल भी था कि जो अपने शिविर को छोड़कर आया है कल हमें भी छोड़ सकता है। बहुत रियल ऑब्जेक्शन है। यहाँ रामायण और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कथा खुद विभीषण को तुरंत प्रमाण पात्र नहीं देती, उसके उद्देश्यों पर बहस होती है। अब कुंभकर्ण को देखिए, लंका के नजरिए से वो उम्मीद है, सबसे मजबूत ढाल है। वो आता है, लड़ता है, भयंकर शक्ति बनकर लड़ता है, तो परिणाम से पहले देखो, जो रुक गया वो वफादार लग सकता है और जो चला गया वो गद्दार लग सकता है। यही ट्रैप है। हम रिजल्ट देखकर मोरालिटी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब एक फाइनल मॉरल ऑडिट। वाल्मीकि की कथा विभीषण को धुंधली जगह में छोड़ती है, वो उसके पक्ष में झुकती दिखाई देती है, लेकिन राम उसे स्वीकार करते हैं। युद्ध जीतने से पहले ही उसके आने वाली राजगद्दी का संकेत मिलता है, यानी उसके चुनाव को सही बताया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी असुविधा गायब हो जाती है। रावण की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार का दृश्य आता है। विभीषण रावण के अधर्म को याद करके पहले हिचकिचाते हैं और इस पे राम कहते हैं, मौत के बाद दुश्मनी खत्म, अंतिम संस्कार होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत बड़ा है। विरोध और घृणा एक चीज नहीं। आप किसी का विरोध कर सकते हो, उसका नाश कर सकते हो, फिर भी उसकी बेसिक मर्यादा इरेज करना जरूरी नहीं। और कुंभकर्ण मूल कथा उसे मजाक का पात्र नहीं बनाती। उसकी वीरता सच्ची है, उसका युद्ध व्याप सच्चा है, उसकी मृत्यु दुखद रूप में आती है। तो अंतिम बात एक सीधी लाइन से थोड़ी बड़ी है। कुंभकर्ण ने वफादारी चुनी, विभीषण ने धर्म की सीमा चुनी। रामायण का संकेत विभीषण के पक्ष में जाता है, लेकिन कुंभकर्ण को मूर्ख नहीं ट्रेजिक बनाती है। और ट्रेजिक क्यों? क्योंकि उसने गलत को देखा, सच बोला, फिर भी उस सच को गलत कारण से अलग नहीं कर पाया। ये पैटर्न लंका तक सीमित नहीं है, महाभारत में भी इसका एको मिलता है। विकर्ण ऑब्जेक्शन करता है, फिर भी अपनी साइड पर रहता है। युयुत्सु लाइन क्रॉस करके साइड चेंज करता है। एक रुकता है, एक चला जाता है, फिर से। और आज की जिंदगी में भी यही पैटर्न है। फैमिली, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल ग्रुप, फ्रेंड सर्कल, किसी पॉइंट पर सवाल आता ही है, मेरे लोग गलत हैं, अब मेरा कर्तव्य क्या है? अंदर रहकर बोलना या बाहर निकलकर सीमा खींच देना? कुंभकर्ण और विभीषण हमें कोई तैयार नुस्खा नहीं देते, लेकिन एक ईमानदार आईना देते हैं। प्यार का मतलब हर चुनाव का साथ देना नहीं होता, और असहमति का मतलब हमेशा गद्दारी नहीं होता। तो आखिरी सवाल आपके लिए, जब चुनाव आपके सामने आए, आप कौन होंगे? आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही नई वीडियोस लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।